गुड नून सभी को। दोपहर की नमस्ते है। ये बीए प्रथम वर्ष की क्लास है। जैसे मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, ये पैंडेमिक के टाइम में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे ओलंपस ग्रेट लर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज के बाद आपको इसी माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जो पहले आपको गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाया जाता था या दूसरे तरीके जो थे उस माध्यम से आपको पढ़ाया जाता था, उसकी जगह आज से ये ओलंपस ग्रेट लर्निंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप पे जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले आपको लिंक भेज दिया जाएगा, क्योंकि 10 मिनट पहले ही जो शेड्यूल टाइम है, जो टाइम टेबल आपके साथ मैंने शेयर किया है, उस शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले आपको जो लिंक है वो मिलेगा। और आप लोगों ने 10 मिनट पहले का मतलब ये हो गया 15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट होने से आप लोगों ने अपने आप को तैयार रखना है, अपने मोबाइल को चार्ज रखना है। जो मशीन आप यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल है, आईपैड है या लैपटॉप है या कोई और माध्यम है, तो उसे आपने जैसे 11:30 बजे ये लिंक एक्टिवेट होगा, तो आपको 11:25 पे अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार रखना है कि ताकि आप क्लास लगा सके। क्लियर टू एवरीवन? ओके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, रादर जो आज का टॉपिक है, टॉपिक और डिस्कशन जो आज का है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। कल हमने स्कोप देखा था और आज हम इसका सब्जेक्ट मैटर देखने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट मैटर, जैसे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं, सब्जेक्ट मैटर मीन विषय वस्तु। विषय के बारे में हम रादर इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसका सारा विवेचन, सारा व्याख्यान इसमें रहेगा। और उसमें अगर सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी को एक विषय के रूप में देखा जाए, एक ऐसे विशेष ज्ञान देने वाले विषय के रूप में इसको देखा जाए, तो ये इसकी एक पाइवटल पोजीशन है। पाइवटल मैंने एक केंद्रीय भूमिका है, क्योंकि जो कुछ भी आविष्कार है, जो कुछ भी नई चीजें हैं, वो सारा का सारा वो कहीं ना कहीं कहाँ रहता है, वो कहीं ना कहीं समाज उनके परिदृश्य में रहता है, समाज कहीं ना कहीं उनको फोकस में रहता है। एनी डेवलपमेंट वी आर इनिशिएटिंग anywhere in any subject or in any branch of knowledge, and साइंटिफिक नॉलेज का जो एंड यूजर है वो सोसाइटी ही है। तो सोसाइटी बीइंग ए एंड यूजर ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्वेंशंस, इनोवेशंस एज वेल एज कोई भी चीज है, उसका जो एंड यूजर क्योंकि सोसाइटी है, तो इसलिए सोसाइटी बीइंग ए एंड यूजर, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ कि सारे के सारे जो भी आविष्कार हैं वो यहाँ आके अपने आप को पॉन्डर करते हैं। तो इस तरह से हम देखने की कोशिश करें तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज शास्त्र के अलग अलग विषय वस्तु की बात की है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर की बात की है। उनका परिदृश्य, जो उनको देखने का दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण जो पर्सपेक्टिव है, वो डिफरेंट डिफरेंट रहा है। तो सबसे पहले जो हम दो तीन हमारे जो मुख्य समाजशास्त्री हैं, उनका जो दृष्टिकोण है समाज शास्त्र के बारे में, पहले हम वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सीधा आएंगे इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है या क्या हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अगस्ट कॉम्टे की। अगस्ट कॉम्टे जो कि समाजशास्त्र के फादर या पितामह माने जाते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा वो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। इन्होंने, आपको याद ही होना चाहिए, 1798 में इनका जन्म हुआ था, और 1798 में जन्म होता है और 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने इतने छोटे से समय काल में, कम समय में ही इन्होंने बहुत सारी चीजें समाजशास्त्र को दी। रादर समाजशास्त्र शब्द की रचना ही इन्होंने की, और बाद में इन्होंने जो कहा, होलिस्टिक व्यू पॉइंट रखते थे ये समाज को देखने का, इनका होलिस्टिक या समष्टि हम जिसको दृष्टिकोण था वो रखते थे, और ये समाज को समग्रता में देखते थे, समाज को एक इकाई के रूप में समग्रता में देखते थे। और इनका ये मानना था कि समाज में समस्याएं होने की वजह समाज के बारे में अज्ञानता है। हम अज्ञान हैं, इसलिए समाज में समस्याएं हैं, और जिस दिन हमारी अज्ञानता हट जाएगी उस दिन हमारी सारी सामाजिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सो इन्होंने जो कहने की कोशिश की है
उस कोशिश को हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो तरह से इन्होंने मेजर ग्रुपिंग सोशियोलॉजी के लिए, रादर सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के लिए इन्होंने दो मुख्य बातें कहने की कोशिश की। इनका ये मानना है कि इन्हें दो भागों में बांटा गया, और जो दो भाग हैं, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स and social dynamics. Social static is first one and social dynamics is the second one. Social static में इन्होंने ये वकालत की कि समाज शास्त्र में किसका अध्ययन होना चाहिए? समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना का अध्ययन होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन होना चाहिए, उसके फंक्शंस का अध्ययन होना चाहिए, प्रकार हम जिसे कहते हैं, सोशल सिस्टम का अध्ययन होना चाहिए, और साथ में सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन होना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने सोशल डायनामिक्स की बात की है। स्टैटिक माने स्थिर, जो कि स्थिर है, जो कि चिर है, रादर जो कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसकी इन्होंने बात की। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? गतिमय। गतिमय माने जो कि डायनामिक है, जो मोबाइल है, जिसमें कि चेंज होते रहते हैं। इसके लिए इन्होंने मैक्स वेबर ने क्या कहने की कोशिश की? मैक्स वेबर ने बोला कि इसमें स्टडी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन इसमें किया जाए, डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाए, और ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्योंकि आपको पता ही है कि अगस्त कॉम्टे ने ये जो सोशियोलॉजी शब्द की रचना की थी, समाज शास्त्र जो है दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये फ्रांस की क्रांति का ही एक प्रोडक्ट है। और इसलिए इन्होंने इसमें जो सेकंड पार्ट था सोशल डायनामिक्स का, इसमें स्टडी सोशल चेंज की बात की, डेवलपमेंट की बात की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, और साथ में रेवोल्यूशन, क्रांतियों की बात की। ये समाज शास्त्र में पढ़ाए जाने चाहिए। इस तरह से जो सब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी है, वो चाहे वो इसके फॉर्म्स के रूप में लें, इसके सबरूपों के रूप में लें, या चाहे इसका इतिहास में क्या क्या इसकी फील्ड्स रही हैं उसके रूप में लें, ये सारा का सारा व्याख्यान इसमें रहेगा। तो इन्होंने जो कहने की कोशिश की कि साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर ही सारी चीजों का अध्ययन होना चाहिए, इन्होंने वकालत की है। और कॉम्टे ने जो एक हमारे सामने व्यू पॉइंट रखा, दैट व्यू पॉइंट इज नोन एज पॉजिटिव व्यू पॉइंट। पॉजिटिव माने प्रत्यक्षवाद के ऊपर ये ज्यादा जोर देते हैं, और प्रत्यक्षवाद में ज्यादा जोर देने की वजह से ही इन न्यू साइंस ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, जिसको सोशियोलॉजी उन्होंने नाम दिया। और साथ में उन्होंने कहा कि जो भी नॉलेज प्रोड्यूस हो दैट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस। जो भी नॉलेज प्रोड्यूस करें हम, दैट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस, मतलब वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही कोई भी ज्ञान अर्जित हम करते हैं, तो वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही वो होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग, ही एडवोकेटेड टू प्रोड्यूस knowledge about society which is based on evidences मैंने प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, उसकी इन्होंने बात की। एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंसेस की इन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी शुड कंट्रीब्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये समाज शास्त्र जो है वो इंसानी मानव कल्याण के एक एविडेंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और एंड यूजिंग साइंस टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए साइंटिफिक ज्ञान का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। ये इनकी वकालत रही मुख्य तौर से, और जिसे कि हमने दो भागों में बांटा। दूसरा जो अति महत्वपूर्ण एक और विद्वान है जो इनके शागिर्द या सही मायने में इनके फॉलोअर्स माने जा सकते हैं, इनका नाम है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम 1858 में इनका जन्म होता है। 1858 में जन्म होता है, मतलब क्या हो गया कि 1857 में अगस्त कॉम्टे एक्सपायर होते हैं, उसके बाद 1858 में इमाइल दुर्खिम जन्म लेते हैं, और 1917 में इनका निधन होता है रशियन रेवोल्यूशन के साथ ही। तो ये पाइनर एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, और फ्रेंच क्योंकि फ्रांस के ये भी रहने वाले थे, और फ्रांस के अगस्त कॉम्टे भी थे। इन्हें सही मायने में इसका डिसिप्लिन माना जाता है, अनुयायी माना जाता है अगस्त कॉम्टे का। अगस्त कॉम्टे जो पॉजिटिव फिलॉसफी की बात की, वही फिलॉसफी को इन्होंने आगे बढ़ाया, और इन्होंने समाजशास्त्र के 3 भागों में बंटे होने की बात कही। 3 भाग होते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर के। 3 भागों में इन्होंने कहा सोशल मॉर्फोलॉजी। अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो आप जरूर लिख लें सोशल मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY। इसे आकार शास्त्र का, मॉर्फोलॉजी माने आकार,
आकार क्या होता है, इसमें समाज के स्टडी ऑफ सोशल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, समाज के जो स्वरूप हैं और संरचनाएं हैं, उन सारी स्वरूपों का, सारी संरचनाओं का अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। दूसरा इन्होंने बात कही सोशल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी माने आकार शास्त्र, कि उसका फिजिक क्या है। तो इसमें सारी के सारी सोशल प्रोसेसेस की अध्ययन करने की बात कही। हमने पहले लेक्चर में आपसे कहा था कि सोशल प्रोसेसेस जो हैं वो सोशल एक्शन की वजह से पैदा होती हैं। दो तरह की होती हैं ये समाज को तोड़ने वाली होती है, एक समाज को जोड़ने वाली होती है। तो इमादुल हकीम ने बात की कि इट इज स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस, सामाजिक प्रक्रियाओं का ये अध्ययन है, समाज को जोड़ देते हैं ये, और समग्रता में समाज का अध्ययन करने की बात करते हैं। मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट हैं इमादुल हकीम। देन एक उन्होंने अंतिम बात कही, उन्होंने जनरल सोशियोलॉजी की। जनरल सोशियोलॉजी में ही एडवोकेटेड टू स्टडी सोशल प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स जो भी हैं, समाज के पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट का इन्होंने अध्ययन करने की बात कही। और इन्होंने ऐसी एक थ्योरी डेवलप की जिसके आधार पे समाज में जो है वो सामाजिकता लाने के लिए इन्होंने वैज्ञानिकता की बात कही। वैज्ञानिकता में साइंटिसिज्म कैसे आए, इसकी उन्होंने बात कही, और उसी के लिए रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड करके किताब की रचना की, और जिसमें सोशल फैक्ट की थ्योरी इन्होंने दी। और सोशल फैक्ट जो है वो इनकी थॉट का मुख्य आधार है। देन नंबर 3 है जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल जो है वो कल भी हमने देखा था, वो फॉर्मल स्कूल के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने की फॉर्मल स्कूल की रचना की थी। और उसमें जॉर्ज सिमल ने क्या कहा, ये 1858 में पैदा होते हैं और 1918 में मर जाते हैं। रादर इमादुल हकीम के कंटेम्परेरी ही समझ लीजिए, एक साल बाद में इनकी मृत्यु होती है इमादुल हकीम के। तो इमादुल हकीम के ये कंटेम्परेरी हैं, कंटेम्परेरी माने समकालीन, उसी समय के हैं ये। तो इनकी जो थॉट है उसके ऊपर फॉर्मल स्कूल का प्रभाव ज्यादा है, और इन्होंने सूक्ष्म लेवल पर आकर इन्होंने समाज को देखने की कोशिश की। जर्मनी के रहने वाले हैं, ये जर्मन स्कॉलर हैं। जर्मन स्कॉलर होने की वजह से इन्होंने 4 प्रकार के सब्जेक्ट मैटर की बात की जो सोशियोलॉजी में होने चाहिए। सिमल के मुताबिक जनरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। जनरल सोशियोलॉजी में इन्होंने हिस्टोरिकली जो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हुआ है, हमारा जीवन कैसे हमारा बना है, कैसे विकसित हुआ है, उसे फॉर्मली सोसाइटी में उसका जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, इसकी इन्होंने बात की। और साथ में इन्होंने कहा कि द स्टडी ऑफ राइम स्टेजेस, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलर ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ग्रोथ डिक्लाइन पैटर्न, और सारे के सारे कैसे सामाजिक विकास होता है, उन सब की इन्होंने वकालत की कि ये पढ़ाए जाने चाहिए सोशियोलॉजी में। नंबर 2 है फॉर्मल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। ये फॉर्मल सोशियोलॉजी में ये कहते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन, सभी क्रिया और अंत्य क्रिया के जितने भी स्वरूप बनते हैं, स्वरूप माने उसका प्रोडक्ट जो भी बनता है, जैसे अगर हम किसी के दोस्त हैं, किसी के दुश्मन हैं, तो हमारे वो अंत्य क्रिया की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से ही है। हमारी जुबान कैसी है उसकी वजह से, हमारा व्यवहार कैसा है उसकी वजह से हम लोग किसी के दोस्त या दुश्मन बनते हैं। और उसमें जो है कंपटीशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सबऑर्डिनेशन हो गया, सुपरऑर्डिनेशन हो गया, जैसी जैसी जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सब के सब इसमें आती हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब यही है कि इन्होंने जो लास्ट स्केल पे इसको देखने की कोशिश की। अंत में ये फिलोसफिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। फिलोसफिकल सोशियोलॉजी का मतलब सिंपल शब्दों में क्या था, ही डिफाइन एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, कि इसका ज्ञान शास्त्र क्या हो उसकी भी इन्होंने बात की है। अपने जो बात के जो काम थे, इन्होंने स्पेशली इनका ध्यान कॉन्फ्लिक्ट पे रहा। कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी को गाली दे दी हमने तो रिलीविंग ऑफ टेंशन, इस सबसे बड़ा इन्होंने ये बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह के काम रहते हैं। तो इन्होंने सोशियोलॉजी को रीअफर्मेशन ऑफ सोसाइटी की इन्होंने वकालत की कि सोशियोलॉजी के फॉर्मल स्कूल के द्वारा। अंत में हम देखेंगे मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर 1864 में पैदा होते हैं, कुछ इमादुल हकीम के थोड़े समय के बाद और जो सिमल के थोड़े से समय के बाद, और 1920 में एक्सपायर हो जाते हैं। इन दैट वे वी कैन आल्सो से that he was also, Max Weber was also contemporary of इमादुल हकीम as well as जॉर्ज सिमल। तो इन्होंने क्या कह दिया, इन्हें एक पितामह के रूप में देखा जाता है। He is one of the founding fathers of sociology।
जिन्होंने जिन्होंने सोशियोलॉजी को अलग से डालने की कोशिश की। और इन्होंने जो हमारे सामने 20वीं शताब्दी में खास करके माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स वेबर। माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते इन्होंने जो हमारे सामने रखा, जो दुनिया को दिया, रादर सोशियोलॉजी को जो दिया, वो माइक्रो सोशियोलॉजी के नाम से मशहूर हुआ। और इनका वर्स्टहन का कंसेप्ट है। वर्स्टहन ने इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, ये तार्किक समझ के सिद्धांत पर आधारित अपना सारा का सारा जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी डेवलपमेंट में वो देते हैं। इनका ये मानना है कि आदर्श प्रारूप जो है हर चीज का बनना चाहिए। आदर्श प्रारूप इनकी मेन फिलॉसफी है। और आदर्श प्रारूप जो है वो कैसे बनेगा? व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंटरप्रेटिवली, जब हम समाज के बारे में एक तर्क संगत समझ रखते हैं और उसी तर्क संगत समझ के आधार पे समाज को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से 20वीं शताब्दी में व्हाट इज सोशियोलॉजी नाम से क्या बोलते हैं एक किताब आती है। परंतु उससे पहले जो इमाम तुर्कीम जो कहने की कोशिश करते हैं, इनका आइडल टाइप मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करने की वकालत करते हैं। किसके लिए? कि ये सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में इसका प्रयोग किया जाना अत्यंत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद 1950 में एक किताब आती है और जिसका एनक्लिस करके एक विद्वान हुए हैं, वो किताब छापते हैं 1965 में, व्हाट इज सोशियोलॉजी। और उसमें जो सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी बात कही है उसे हम कल देखेंगे, आज नहीं। कल देखेंगे, आज नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी थैंक यू वेरी मच।